ठहरो, खामोश। ये बाजारी गाली तुम हमारे खानदान को नहीं दे सकते। बेटा बाप के सीने में गोली मारेगा। जिसने उसे गोद में खिलाया उसके पांव में। हाँ, मेरी बेटी झूठी है, सारे स्टूडेंट झूठे हैं और सारी दुनिया झूठी है। ये तस्वीरें झूठी। दुश्मन के हमले के बावजूद अपने ऑफिसर के हुक्म करने पर भी गोली चलाने से इनकार कर। मिस्टर लाल के दिए हुए सबूत, गवाहियों और दलीलों को आप नजरअंदाज करना चाहते। तुम हमको बर्बाद करके मारेगा। फकत 2 कदम फाजिल ले जाने में तुम्हारा हाथ कांपता, पांव कांपता, मुंह कांपता। हॉस्टल का खाना और बम्बई की आबोहवा तुम्हें रास नहीं आई। अब बहुत दुबली हो गई हो। मैं जानती थी आप यही कहेंगे। रो नहीं बेटी, रो नहीं। तुझे अपनी नासमझी का एहसास हो गया। इससे बड़ी सजा और सुधार क्या हो सकता है। एक ऐसा दौर भी था जब नाटककार चलचित्र के पर्दे पर अपने हाव भाव की जादूगरी से दर्शकों के दिलों को छू लेता था। काल चक्र घूमा और उस नाटककार को नए युग के बंधनों में खुद को ढालना पड़ा। फिर क्या, उन बंधनों को तोड़कर उसने शब्दों की सैराट रची और कहानियों को जीवंत किया। ये सिलसिला कुछ बरस यूं ही चलता रहा, मगर समय ने फिर पलटा खाया। अब ना तो केवल हाव भाव ही काफी थे, ना ही संवादों का जादू। इस बार नाटककार को अपने तन मन की सारी शक्ति के साथ अभिनय का रंग बिखेरना था। असली रंगमंच तो तब सजा जब उसके सामने हजारों कलाकारों की भीड़ उमड़ी। एक से बढ़कर एक नगीने, प्रत्येक अपनी चमक लिए। फिर क्या, नाटककार ने सैकड़ों कथाएं गढ़ी और दर्शकों ने हर कलाकार को सिर माथे बिठाया। मगर जमाना फिर बदला। देश में स्वाधीनता की लहरें हिलोरे मार रही थीं। वो पर्दा अब विशाल हो चला था, दर्शकों की गिनती अनगिनत। तन मन का वो अभिनय भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। तभी उस शख्स का आगमन हुआ जिसे देख नाटककार का दिल गवाही देने लगा कि ये इंसान अगर पर्दे पर उतरा तो अभिनय की सारी परिभाषाएं बदल देगा। वो अभिनय की उस किताब का अंतिम पाठ बन जाएगा जिसके आगे कोई नया अध्याय लिखा ही ना जा सके। जी हाँ दोस्तों, इस गहन कथा का मकसद है उस अभिनय की अंतिम कड़ी को उजागर करना जिसे लेकर आए थे दया किशन सप्रू यानी DK सप्रू। दोस्तों, सप्रू साहब और उनके परिवार की गहराइयों को समझने के लिए आपके मन में एक सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसी जिज्ञासा जो ईमानदारी की नींव पर टिकी हो। साथ ही आपके दिल में सिनेमा के प्रति गहरा आदर और अथाह प्रेम होना चाहिए। तभी आप सप्रू और उनके परिजनों की विरासत को सचमुच जानने के काबिल बनते हैं। और यही तो है इस हिंदी रेडियो मंच का मकसद। ऐसे ही सिनेमा प्रेमियों के लिए एक मंच जहां कला की बातें दिल से दिल तक पहुंचे। तो आइए सप्रू परिवार के सबसे यशस्वी सितारे दया किशन सप्रू यानी DK सप्रू की गाथा शुरू करते हैं। कौन भूल सकता है उन नीली आंखों की चमक को जिन्होंने पाकिज़ा में एक खानदानी ठाकुर की तरह पर्दे पर आग लगा दी। एक गोली जो अशोक कुमार को लगी, मगर उसका असर तो दर्शकों के दिलों में गूंजा। दया किशन सप्रू यानी DK सप्रू, वो नाम जिसने हिंदी सिनेमा में अभिनय को शाही रुतबे का पर्याय बनाया। उनकी वजनदार आवाज, गौर वर्ण और नीली आंखों का जादू ऐसा था कि पर्दे पर उन्हें कभी साधारण या कमजोर नहीं दिखाया गया। नवाब, जमींदार, जज या ठाकुर, सप्रू के किरदार हमेशा रौब और इज्जत की मिसाल थे। मगर ये वैभव सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं था। उनकी असली जिंदगी कश्मीर के शाही खानदान की चमक से रंगी थी। 16 मार्च 1916 को जम्मू और कश्मीर में जन्मे सप्रू का बचपन डोगरा रियासत की शान में बीता। उनके पिता राजा हरि सिंह के शासनकाल में रियासत के खजांची थे, एक ऐसा ओहदा जो सिर्फ विश्वास और रसूलों वालों को नसीब होता था। कश्मीरी पंडित परिवार होने के नाते सप्रू का जीवन जम्मू की हवेलियों और लाहौर की सांस्कृतिक गलियों के बीच बटा था।
आधा साल जम्मू की शाही मिट्टी में और आधा लाहौर की रंगीन महफिलों में। इस दोहरी जिंदगी ने उन्हें उर्दू और अंग्रेजी पर ऐसी पकड़ दी जो बाद में उनकी फिल्मों में उनकी ताकत बनी। संगीत का शौक तो जैसे उनके रग रग में बसा था। दोस्तों की महफिलों में उनकी गायकी और शख्सियत की धूम रहती थी और लाहौर की सैर उनके लिए सदा एक उत्सव थी। मगर जिंदगी ने सप्रू को एक अनछुए रास्ते पर धकेल दिया। जब कमाई का वक्त आया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का पेशा अपनाया और जलंधर छावनी में बस गए। वहां कुछ साल बीते और दोस्तों की नजर उनकी अनोखी शख्सियत पर पड़ी। डीके, तुम्हारी नीली आंखें, गौर वर्ण और दमदार आवाज, ये तो सिनेमा के लिए बनी है। दोस्तों का ये सुझाव उनके जीवन का वो मोड़ बन गया जिसने उन्हें सितारों की दुनिया में उतारा। मगर ये राह आसान नहीं थी। उस दौर में शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले के लिए सिनेमा में कदम रखना इज्जत के खिलाफ माना जाता था। फिर भी सप्रू ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को बिना बताए पुणे की राह पकड़ी। पुणे के प्रभात स्टूडियो में सप्रू की मुलाकात वी शांताराम जैसे दिग्गजों से हुई। 1944 में उनकी पहली फिल्म राम शास्त्री में वे पेशवा की सहायक भूमिका में नजर आए। मगर कश्मीर की गुलाबी खूबसूरती और उनकी शानदार शख्सियत कहाँ छिपने वाली थी। जल्दी ही विक्रम बेडिगर की फिल्म लखरानी में उन्हें हीरो के रूप में चुना गया। उन्होंने अपना नाम दया किशन या डीके नहीं बल्कि कुल नाम सप्रू को ही अपनी पहचान बनाया। उस वक्त उनका मासिक वेतन 2500 रुपए था, एक ऐसी रकम जो 1940 के दशक में किसी सपने से कम नहीं थी। उनकी बेटी रीमा नाथ ने 1994 में एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रभात स्टूडियो में सप्रू सबसे अधिक वेतन पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। प्रभात स्टूडियो में ही सप्रू की दोस्ती देव आनंद, गुरुदत्त और रहमान जैसे सितारों से हुई। यही वो पेड़ था जहां ये कलाकार फिल्मों की बातें करते थे, वही पेड़ जिसे बाद में फिल्म इंडस्ट्री के छात्रों ने विजडम ट्री का नाम दिया। इन दोस्तियों का असर सप्रू की फिल्मों में साफ दिखता था। देवानंद की काला पानी, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और गैमलर में उनकी भूमिकाएं दर्शकों के जहन में बस गई। गुरुदत्त की साहब, बीवी और गुलाम में उन्हें एक भी संवाद नहीं मिला, फिर भी उनकी आंखों का अभिनय इतना गहरा था कि नकारात्मक किरदार भी अमर हो गया। सप्रू की फिल्मों की फहरिस्त लंबी है। लीडर, दिल दिया दर्द लिया, शहीद, सत्यकाम, हीर रांझा, जंजीर, दीवार, मजबूत, धर्मवीर, कुदरत और विश्वनाथ जैसी कालजयी रचनाएं। हर फिल्म में उनकी मौजूदगी एक शाही ठाठ लिए होती थी, चाहे वो जज की कुर्सी हो या नवाब की हवेली। सप्रू ने हर किरदार को अपनी अदायगी से जीवंत कर दिया। उनकी बेटी रीमा ने बताया था कि उनके पिता की शख्सियत में एक ऐसी गहराई थी जो पर्दे पर बिना बोले भी कहानी कह देती थी। सप्रू की निजी जिंदगी भी उतनी ही रंगीन थी। उनकी शादी हेमावती से हुई, जो पृथ्वी थिएटर्स की एक मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री थी। राज कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपनी जवानी के दिनों में वे हेमावती की ओर आकर्षित हुए थे। हेमावती ने राज कपूर के साथ जेल यात्रा में नायिका की भूमिका निभाई थी। सप्रू और हेमावती का जीवन सिनेमा और कला से भरा था, मगर मुश्किलें भी कम नहीं थीं। सप्रू ने बहादुर शाह जफर फिल्म का निर्माण किया, जो आर्थिक रूप से नुकसानदेह साबित हुई। उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा। सप्रू के 5 बच्चों ने भी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। उनके नाम हैं प्रीति सप्रू, तेज सप्रू, रीमा नाथ, विशाल और आर्यमन। प्रीति और तेज अभिनय के क्षेत्र में आए, जबकि रीमा ने लेखन में अपनी पहचान बनाई। बाकी विशाल और आर्यमन चाहकर भी फिल्म जगत में नाम रोशन नहीं कर पाए। बाकी साजन, सैलाब, याराना, दिल तेरा आशिक और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी फिल्मों में रीमा के संवाद और स्क्रीन प्ले ने माधुरी दीक्षित जैसे सितारों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
रीमा के पति का नाम है राकेश नाथ और बेटे का नाम है करण नाथ। आज के वक्त करण नाथ फिल्म जगत में बहुत अधिक एक्टिव हैं। तो वहीं तेज और प्रीति के परिजनों का क्या हाल है, इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सप्रू ने होम्योपैथी का अभ्यास शुरू किया और लोगों का इलाज किया, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। उनका देहांत कैसे और क्यों हुआ, इसको समझना है तो आपको तेज सप्रू की कहानी जानने की जरूरत है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको तेज सप्रू से मुलाकात करनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 1955 को मुंबई की मिट्टी में जन्मा एक सितारा, जिसने सप्रू परिवार की चमक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तेज सप्रू। सिनेमा की दुनिया में उनके पिता की शाही विरासत और मां हेमावती की कलात्मक छाप उनके रगों में बसी थी। हेमावती 1930 और 40 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री, जिन्होंने चरित्र भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई थी। तेज के जीवन में ये कला का रंग तो था ही, मगर उनके दिल में खेलों की धड़कन भी उतनी ही तेज थी। क्रिकेट और बैडमिंटन में उनकी प्रतिभा ने उन्हें स्टेट लेवल तक पहुंचाया, जहां वे सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रैक्टिस करते थे। मगर नियति को कुछ और मंजूर था, एक ऐसी राह जो उन्हें पिता की तरह पर्दे की रोशनी में ले आई। तेज का बचपन बांद्रा के एक आलीशान बंगले की शान में बीता, जहां उनके माता पिता, बहनें प्रीति और रीमा और छोटे भाई आर्यमन व विशाल के साथ हंसी खुशी का माहौल था। मगर सुख की ये छाव तब छिटक गई जब उनके पिता ने एक फिल्म निर्माण में कदम रखा। भाग्य ने साथ नहीं दिया, फिल्म बंद हुई और वो बंगला बिक गया। परिवार जुहू की एक नई शुरुआत में बस गया। तेज बताते हैं कि उनके पिता एक शांत और प्यारे इंसान थे, जिनकी बुलंद आवाज के पीछे एक कोमल दिल छिपा था। बचपन में तेज उनके साथ सेट पर जाया करते थे। 1963-64 के दौर में जब उनके पिता शहीद में भगत सिंह के पिता की भूमिका निभा रहे थे, एक छोटा सा मौका तेज को मिला। मनोज कुमार को भगत सिंह के छोटे भाई के किरदार के लिए एक बच्चे की जरूरत थी और तेज ने 1965 में रिलीज हुई इस फिल्म में अपने 2 शॉट के साथ सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। मगर तेज का दिल सिनेमा से ज्यादा खेलों में रमता था। क्रिकेट और बैडमिंटन में उनकी उपलब्धियां बढ़ रही थीं और जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वे बॉम्बे क्रिकेट टीम के लिए कुछ मैच भी खेल चुके थे। उनके पिता चाहते थे कि तेज अभिनेता बने, मगर तेज की जिद थी अपनी राह चुनने की। उन्होंने यूनियन बैंक में नौकरी शुरू की, सुबह कॉलेज और दोपहर को बैंक। एक ऐसा जीवन जिसमें उन्होंने अपने पिता के संघर्षों को करीब से देखा था। वो बंगला जिसका हॉल उनके नए घर से दुगना बड़ा था, उनकी आंखों के सामने बिक चुका था। तेज कभी अपने पिता से पैसे नहीं मांगते थे, क्योंकि वे उनके गर्व और आत्मसम्मान को समझते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा, तेज कहते हैं, मगर मुझे अपने पिता के लिए खुद को साबित करना था। सिनेमा की राह पर तेज का असली कदम 1978 में पड़ा, जब उनके जीजा राकेश नाथ ने एक नया द्वार खोला। राकेश ने बताया कि निर्देशक रविकांत नागैच मिथुन चक्रवर्ती और रंजिता के साथ एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं और उन्हें एक क्रिश्चियन लुक वाला कलाकार चाहिए। तेज उनके साथ मिलने गए, मगर उन्होंने अपना सरनेम छिपाया। अगर काम नहीं मिला तो पिताजी का नाम खराब होगा, ये डर उनके मन में था। रविकांत ने तेज को देखा और पूछा, एक्टिंग आती है? तेज ने साफ ना बोल दिया। एक्शन कर सकते हो? तेज का जवाब था, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। रविकांत ने उनकी आंखों में कुछ देखा और तुरंत कहा, तुम साइन हो चुके हो, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आना। इस तरह 1979 में रिलीज हुई सुरक्षा ने तेज सप्रू को सिनेमा में स्थापित किया। पहले ही दिन से फिल्म सुपरहिट थी और हफ्तों तक थिएटर्स हाउसफुल रहे। उनके पहले शॉट में उनके चाचा मशहूर अभिनेता जीवन उनके साथ थे। एक ऐसा संयोग जो सप्रू परिवार की कला को और उजागर करता था। मगर 1979 का साल तेज के लिए सुख दुख का मिश्रण लेकर आया।
उसी साल उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। कैंसर का पता चला और पूरा साल अस्पतालों के चक्कर में बीता। हालांकि उनके पिता ने चेतन आनंद की कुदरत साइन की थी और कमजोर हालत में भी कश्मीर जाकर शूटिंग पूरी की, मगर नवंबर आते आते उन्हें टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लक्ष्मी पूजन के दिन DK सप्रू इस दुनिया को अलविदा कह गए। तेज उस पल को याद करते हुए कहते हैं, जब कैंसर का पता चला तो उसे निकाला गया। पिताजी डिस्चार्ज होने वाले थे, मगर सरकारी छुट्टी की वजह से हमें अगले दिन आने को कहा गया। सुबह अचानक अस्पताल से कॉल आया। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा वे मेरी ओर देख रहे थे, मगर शायद तब तक वे जा चुके थे। वो मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लोग अक्सर अपने माँ के फ़ैन होते हैं, मगर मैं अपने पिता का फ़ैन हूँ। पिता के देहांत ने तेज के लिए एक ऐसी लकीर खींच दी जो उनकी जिंदगी को बदल गई। उस साल कोई फिल्मकार उनके पास नहीं आया और सुरक्षा की सफलता के बावजूद नए ऑफर नहीं मिले, मगर किस्मत ने फिर पलटा खाया। कोबरा और एहसान आपका जैसी फिल्मों ने उन्हें मौका दिया, लेकिन फिल्मकारों ने उन्हें खलनायक की भूमिकाएं सौंपना शुरू की। शायद उनकी नीली आंखें और पिता से मिलती जुलती शख्सियत ने ये रास्ता तय किया। तेज कहते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पिता खलनायक थे तो बेटे को भी वही बनना जरूरी नहीं। उनकी शक्ल और आवाज नायक की थी, मगर किस्मत ने उन्हें खलनायक बना दिया। फिर भी तेज ने हार नहीं मानी। उन्होंने 13 भाषाओं में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें एक्शन सीक्वेंस उनकी ताकत थे। मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी। वे कहते हैं, मैं तो बस पिताजी के साथ सेट पर जाता था। एक्शन मेरा जुनून था और उसी ने मुझे इतनी फिल्में दी। तेज सप्रू की निजी जिंदगी भी उनकी कला की तरह रंगीन रही। उन्होंने रेखा की सौतेली बहन धन लक्ष्मी से शादी की, जिनसे उनकी बेटी आकांक्षा हुई। आज भी तेज अपने पिता की तरह जोश और जुनून के साथ काम करते हैं। वे और उनकी बहन प्रीति कभी इस बात का अफसोस नहीं करते कि वे हिंदी सिनेमा में लीड एक्टर नहीं बन सके। भगवान जितना देता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तेज कहते हैं, 300 फिल्मों का सफर एक ऐसी विरासत जो सप्रू परिवार की चमक को आज भी जिंदा रखती है। ये अपने आप में एक सितारे की गाथा है। अब बढ़ते हैं प्रीति सप्रू की कहानी की ओर। 24 दिसंबर 1962 को मुंबई में जन्मी एक ऐसी सितारा जिसने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा में अपनी चमक बिखेरी, बल्कि पंजाबी सिनेमा को एक नई पहचान दी। प्रीति सप्रू कश्मीरी पंडित परिवार की इस बेटी की खूबसूरत आंखों और गहरे अभिनय में सप्रू परिवार की कला की झलक थी। यहाँ उनके भाई तेज ने एक्शन और खलनायकी के रास्ते चुने, वहीं प्रीति ने अपनी राह खुद गढ़ी। एक ऐसी राह जो उन्हें पंजाबी सिनेमा की सुपरस्टार बनाती थी। उनकी अदायगी में एक अनोखा जादू था जो किरदारों को जीवंत कर देता था, चाहे वो सहायक भूमिका हो या नायिका की। प्रीति की कहानी साहस, आत्मविश्वास और सप्रू परिवार की विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की गाथा है। प्रीति का सिनेमा सफर तब शुरू हुआ जब उनके पिता की छाया उनके दिलों में ताज़ा थी। 1970 के दशक के अंत में जब वे हिंदी सिनेमा में कदम रख रही थीं, उन्हें प्रकाश मेहरा की लावारिस में एक मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने सुरेश ओबरॉय की छोटी बहन का किरदार निभाया। भले ही ये भूमिका छोटी थी, मगर इसमें एक दृश्य ऐसा था जिसमें प्रीति को रोना था। उस पल में उन्होंने अपने पिता की याद को अपनी ताकत बनाया और ऐसी अदायगी दी कि सेट पर मौजूद हर शख्स दंग रह गया। प्रकाश मेहरा ने उनकी आंखों में वो चमक देखी जो कभी उनके पिता की थी। ये लड़की सप्रू की बेटी है, मेहरा ने कहा, और ये एक दिन बड़ी कलाकार बनेगी। लावारिस ने प्रीति को वो आत्मविश्वास दिया जिसने उनके लिए सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। हिंदी सिनेमा में प्रीति ने कई तरह की भूमिकाएं निभाई, कभी सहायक अभिनेत्री, कभी नकारात्मक किरदार, तो कभी बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा करती। अवतार जैसी क्लासिक फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका ने दर्शकों का ध्यान खींचा, मगर प्रीति ने कभी टाइपकास्ट होने की परवाह नहीं की। फिल्मकार जो कहते मैं वही करती। वे कहती हैं,
उनका ये लचीलापन और समर्पण उन्हें हर किरदार में जीवंत बनाता था। मगर प्रीति का असली रंग तब चमका जब 1982 में धर्मेंद्र के कजन भाई वीरेंद्र ने उन्हें एक पंजाबी फिल्म का प्रस्ताव दिया। प्रीति को यकीन नहीं था कि वे पंजाबी बोल भी पाएंगी। मुझे सिर्फ 10 दिन दो, वीरेंद्र ने कहा, और प्रीति को लगा कि शायद कोई छोटा सा किरदार होगा। मगर पंजाब पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वे सरपंच की नायिका हैं। वीरेंद्र, जो पंजाबी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, ने कमाल कर दिखाया। सिर्फ 10 दिनों में गाने सहित पूरे फिल्म की शूटिंग कर ली। सरपंच ने प्रीति को पंजाबी सिनेमा में एक नई पहचान दी। जहां हिंदी सिनेमा में वे सप्रू की बेटी के रूप में जानी जाती थी, वहीं पंजाब में प्रीति सप्रू एक स्वतंत्र सितारा बन गई। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि पंजाबी दर्शकों के दिलों में वे रानी की तरह बसी। मगर उनकी कहानी सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं थी। 1980 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था, फिल्मों की शूटिंग असंभव सी लगती थी। प्रीति ने हिम्मत दिखाई। वीरेंद्र, जिन्होंने पंजाबी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, कि जटते जमीन की शूटिंग के दौरान हत्या कर दी गई। इस त्रासदी ने पूरे फिल्म जगत को हिला दिया। वीरेंद्र का सपना था कि पंजाबी सिनेमा का नाम रोशन हो। उनकी इस जिम्मेदारी को प्रीति ने अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने वीरेंद्र की अधूरी फिल्म जटते जमीन और दुश्मन दी आग को पूरा किया और इस तरह फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। प्रीति ने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और 1990 के दशक में एक खूबसूरत पंजाबी फिल्म का लेखन और निर्देशन किया। उनकी ये उपलब्धियां पंजाबी सिनेमा के लिए एक नया अध्याय थीं। वे न केवल एक अभिनेत्री थीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन गईं जिन्होंने पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को पर्दे पर जिंदा रखा। 2000 के दशक में प्रीति ने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की और फिल्मों से दूरी बना ली। मगर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब 46 साल की उम्र में उन्होंने आर्किटेक्ट उपवन आहलूवालिया से शादी की। उनकी जुड़वा बेटियां रिया और रिन उनकी जिंदगी की नई रोशनी बनी। कोविड महामारी से पहले प्रीति एक मराठी फिल्म पर काम कर रही थी जो शायद पूरी नहीं हो सकी, मगर आज भी वे हिंदी और पंजाबी सिनेमा में सक्रिय हैं, साथ ही अपना व्यवसाय भी संभाल रही हैं। प्रीति सप्रू की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसने अपने परिवार की विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और पंजाबी सिनेमा में एक ऐसी चमक बिखेरी जो आज भी बरकरार है।